ग्राफोलॉजी होता क्या है और क्या ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर आपने इस टॉपिक को चुना है? सारी चीजें ओकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, चाहे सिग्नेचर हो गए, ये सारे अब ना ग्लोबल साइंस हो गए हैं। तो ये जो साइंस है ब्रेन रीडिंग करने की, ये एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से आ गई? ये एस्ट्रोलॉजी में इस हिसाब से आई है कि ग्राफोलॉजी जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है क्या? डिफरेंस नहीं है, ये एकदम सिमिलर है। ग्राफोलॉजी सबसे बड़ा किसी की घर में पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, उसने सिग्नेचर एनालिसिस करा लिया कि हाँ आपने बता दिया कि भाई आपको तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। अब उसका सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है? अगेन यहाँ पर न्यूमरोलॉजी रूल कर जाती है। जिस तरह से हमने देखे हैं डेस्टिनी नंबर होते हैं और कंडक्टर नंबर होते हैं। अब इन साइंस है वो पहले कहाँ थी, अब ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले तो हमने सुना भी नहीं था कि आप सिग्नेचर से जो है लोगों का भविष्य बता सकते हैं या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। पहले भी ये साइंस था ही, पहले भी लोग फायदा उठाए रहते हैं। हम प्रिंट से भी हो जाता है इम्प्रेशन, हम इम्प्रेशन से भी। सक्सेस एनर्जी को अगर पहचानना है तो सिग्नेचर में क्या आप चेक करते हो कि इसकी लाइफ में सक्सेस तो है, तो वो कौन से लेटर्स होते हैं और वो कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट होता है? क्लियरिटी देखी जाती है सबसे पहले तो, कि विजिबल कितने हैं सिग्नेचर। जितने ज़्यादा विजिबल होंगे ना, उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी। और जितने ज़्यादा लूप्स और अपना सिग्नेचर चेंज कर दिया, अब आप कह रहे हो कि योर सिग्नेचर इज योर ब्रेन रीडिंग, ठीक है, लेकिन ब्रेन तो वही है ना, सबकॉन्शियस माइंड भी वही है जो पर सालों से ब्रेन ट्रेन। वही है, लेकिन ब्रेन के अंदर की ट्रेनिंग, अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो तो बदल जाएगी ना। मोबाइल मान लीजिए वही है, लेकिन सिम कार्ड दूसरा डाला तो कुछ दूसरे डेटा नहीं चलेंगे उसमें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस का क्या आपस में कोरिलेशन है। मतलब आपके नंबर्स का, आपके मूलांक का, आपके भाग्यांक का, आप जो सिग्नेचर करते हैं, जो आप अपने हाथ से सिग्नेचर करते हैं। आपने सुना होगा लोग ग्राफोलॉजी करके एक टर्म होती है जिसमें लोग सिग्नेचर पढ़ के ही बता देते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में क्या कुछ बड़ा करने वाला है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने कंसल्ट करके अपने सिग्नेचर को चेंज भी किया है, प्रैक्टिस करा है, बैंक में जाके चेंज करा, आधार में, पैन में, हर डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा। तो सिग्नेचर में एक बहुत बड़ी पावर होती है। और नंबर्स तो आपको पता ही है कि कितने पावरफुल होते हैं। हर दुनिया में नंबर्स हर जगह छिपे हुए हैं। ये वीडियो आप देख रहे हो तो हो सकता है किसी नंबर वाली वीडियो हो, कुछ नंबर्स ऑफ व्यूज आए, कुछ नंबर्स पैसे आपके अकाउंट में हो। आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो कि भाई अभी 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, 10 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए। तो रेस लगी हुई है नंबर्स के बीच में कि मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी हूँ, मैं नंबर 1 एक्टर हूँ, मैं नंबर 1 पैसे वाला हूँ, मैं नंबर 1 एंटरप्रेन्योर हूँ। नंबर 5 वाला कोशिश कर रहा है नंबर 1 पे आ जाऊं, तो वो कुछ उन्हीं नंबर्स की खेल के बीच में आज ये पॉडकास्ट हमने प्लान करा है कि नंबर और सिग्नेचर, इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है। इसको हम इस पॉडकास्ट में बस्ट करेंगे, इस टॉपिक को। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं मिस विजय लक्ष्मी मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। थैंक यू ध्रुव सर, राधे राधे। मेरे ऑडियंस को बहुत बहुत थैंक्स कि मेरे रील्स पसंद आ रहे हैं उनको, और मैं उन्हीं की बेटरमेंट के लिए एक और अच्छा टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जो है हमारा न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर का कोरिलेशन। ठीक है। तो इससे अब हम जानेंगे जो भी हमारे वहां पर इनकम्प्लीट रह गए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आज कवर कर लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम पहला क्वेश्चन यही है कि ये ग्राफोलॉजी होता क्या है और क्या ये वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर आपने इस टॉपिक को चुना है, और क्या इसके जो टर्म्स हैं और जो लॉजिक्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर से आए हैं? देखिए सर, ये सब सारी चीजें ओकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, चाहे सिग्नेचर हो गए, ये सारे अब ना ग्लोबल साइंस हो गए हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन हो गई है इनकी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो भी हमारी मोडालिटीज होती हैं, जिनसे हम अपनी पर्सनालिटी को, फ्यूचर को, पास्ट को, सब चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। तो अब इन मोडालिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाती है साइंटिफिकल, एक हो जाती है नॉन साइंटिफिकल। तो नॉन साइंटिफिकल में हमारे सारे एस्ट्रोलॉजिकल आ गए, जिसमें हम प्लैनेट की पोजीशन, दशा, ग्रह, ये सारी चीजें देखते हैं। इवन टैरो भी इसी में आ गया नॉन साइंटिफिकल में। लेकिन एक विधा ऐसी है जिसको हम सिग्नेचर या ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ये टोटल साइंटिफिकल है। क्यों साइंटिफिकल है? क्योंकि इसे ना इसको कहा जाता है, इट्स नॉट अ हैंड राइटिंग, इट्स अ ब्रेन राइटिंग। ब्रेन अगर राइटिंग करता ना, तो आपके हैंड से क्या टेक्सचर बनाता पेपर पर, वही हमारा सिग्नेचर या ग्राफोलॉजी है। ग्राफोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट हो गया, जिसमें हम हमारे सारे राइटिंग के पैटर्न डिकोड कर लेते हैं। चाहे हम पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई लेटर्स लिख रहे हैं, चाहे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो सारा ग्राफोलॉजी हो गया। बट सिग्नेचर सिर्फ
अपने सिग्नेचर, एक आपका जो भी इनिशियल यूज करते हैं आप, उसको हम कैसे लिखते हैं, वो पूरा एक अलग साइंस हो गया, ग्राफोलॉजी का एक पार्ट हो गया, वो है सिग्नेचर एनालिसिस। तो अब जैसे सिग्नेचर कोई कर रहा है, ठीक है, तो आपने कहा कि वो उसकी ब्रेन रीडिंग है, ठीक है, हम ब्रेन के अकॉर्डिंग उसको हम रीड कर रहे हैं। तो ये जो साइंस है ब्रेन रीडिंग करने की, ये एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से आ गई? ये एस्ट्रोलॉजी में इस हिसाब से आई है कि ग्राफोलॉजी जो होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स में जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में, आपने देखा है कभी हम फ्री बैठे रहते हैं, हमारे सामने अगर पेपर पेन है ना, तो हम कुछ भी स्ट्रक्चर कुछ भी बना रहे होते हैं, तो उस वो स्ट्रक्चर भी जो हम बना रहे हैं, या तो जिगजैग बना रहे हैं, या क्रॉस बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, कई बार हम पेंटिकल्स बना रहे होते हैं। जब भी आप ट्राई करना कि आप जब आप स्टार्स वगैरह बना रहे होते हैं, तब आप माइंड में पैसों के बारे में सोच रहे होते हैं। कई बार आप लूप्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो आप सोच रहे होते हैं यार मैं फंस गया हूँ, मेरे को थोड़ा फ्री होना है, मेरे को थोड़ा निकलना है। मतलब आपकी ब्रेन की सारी सबकॉन्शियस माइंड की जो भी ग्राफ, जो भी सिचुएशन चल रही, वो सारी पेपर पर आ रही होती है। तो इसीलिए इस साइंस को हमने यहाँ पर, हमारे जो ओकल्ट इंटरनेशनल ओकल्ट कम्युनिटी है, इसमें भी और बाकी 15 सेंचुरी से इसको डायग्नोज किया जा रहा है कि इसका क्या कोरिलेशन निकाला जाए कि हमारे प्लैनेट्स के थ्रू, सारा खेल प्लैनेट्स का ही है, यहाँ भी प्लैनेट्स ही इनकॉर्पोरेट होते हैं। प्लैनेट्स के थ्रू इसको टाइम बॉन्डेशन और अपनी पर्सनालिटी के साथ क्या कोरिलेशन बनाया जाए कि कुछ चीजें निकल के आए, कुछ फैक्ट्स निकल के आए। तो एक्चुअल में तो ये देखिए इंडिया से ही निकली हुई साइंस है, इंडिया से बढ़ के तो कहीं कोई विद्या है ही नहीं। और हमारे जो 4 वेद है, उसमें से ऋग्वेद है, उसमें ये सब चीजों का उल्लेख है। तो यहाँ कोरिलेशन दिख गया कि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है। अब जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 7 मानस पुत्र बनाए थे, ऋषि वशिष्ठ, जिसमें सबसे प्रथम सप्त ऋषि माने जाते हैं। और सप्त ऋषि को ऐसा नहीं कि इतनी एंशिएंट बाद में सृष्टि की रचना की बात कर रही हूँ, उनका एग्जिस्टेंस अभी भी है। जो हम सप्त ऋषि तारा मंडल देखते हैं, अभी भी आप मॉर्निंग में अगर टेरेस पे जाएंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, 4 स्टार ऐसे निकलेंगे और फिर एक टेल के रूप में 3 मिलेगा, वही सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषि तारामंडल आप देख रहे अभी भी एग्जिस्ट है। और उसी में से एक तारे हैं हमारे वशिष्ठ, जो ऋषि वशिष्ठ हैं, और उन्हीं के पौत्र हुए हैं पाराशर ऋषि। पाराशर ऋषि को मतलब हम लोग तो जैसे ग्राफोलॉजिस्ट सीखते हैं या पेपर पे कहीं या कोई बुक से हमने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन पाराशर ऋषियों ने ये ज्ञान को देखा है। इन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बोला जाता है इनको। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचना की, तो वो सारी चीजें आगे सृष्टि कैसे वर्क करेगी, क्या करेगी, ये सारा ज्ञान उन्होंने अपने ज्ञान से पाराशर ऋषि के अंदर ये भेजा, और फिर बाद में उन्होंने ये स्क्रिप्टेड किया आगे जाके। और पाराशर ऋषि भी यहाँ भी खत्म नहीं हो रहे। पाराशर ऋषि के जो पौत्र हैं, वो श्री वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी है। तो अब देखिए कितना डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। ब्रह्मा जी के बाद सप्त ऋषि, उनके नंबर 1 ऋषि वशिष्ठ जी, उनके पौत्र पाराशर जी, जिन्होंने पूरे एस्ट्रोलॉजी की रचना की है। बृहद पाराशर, लघु पाराशर, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उसकी शुरुआत यही होती है, उसके भृगु बेसिक संहिता ग्रंथ। ही पढ़ते हैं सभी हाँ, लोग। पाराशर संहिता, लघु पाराशर, ये बृहद पाराशर, इन्हीं से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। सारे नियम यही है, इन्हीं को फिर इनकॉर्पोरेट करके हम आगे मॉडर्न युग में मॉडर्न तरीके से इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब उसके बाद वेद व्यास जी आ गए। अब वहां से एक ऋषि और हुए हैं, जिन्होंने ऋग्वेद में ही कुछ एक ऐसे अंश है जो कि जिनसे शिक्षा लेकर चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति वगैरह लिखी है, विश्वकर्मा जी ने वास्तु लिखे हैं। तो ये सारे सप्त ऋषियों के ही हैं। और सप्त ऋषि इसलिए हैं क्योंकि हमारे मेन प्लैनेट 7 है, राहु केतु को अगर हम छोड़ देते तो इन्हीं 7 प्लैनेट्स के पार्ट हो गए सप्त ऋषि। सप्त ऋषियों ने बना दिए हैं वेद, और वेदों के ही अलग अलग पार्ट उनके आगे की आने वाली पीढ़ियों ने, एक पीढ़ी तो वेद ही लिख पाई, उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने उन वेदों के अलग अलग ऋचाएं लिखी, अलग अलग पार्ट्स लिखे। तो उन हर वेद के हर पार्ट में अपने आप में एक एक साइंस छुपा हुआ है। और उन्हीं में से एक साइंस है जो, जब वाल्मीकि जी आश्रम में श्री राम जी को अपने यहाँ गुरुकुल में एडमिशन दे रहे थे, या और भी बहुत सारे इस तरह के राम जी की तरह शिष्य थे, तो उन सबका जब एडमिशन हुआ, तो जैसे अभी एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, तो उस समय भी होती थी। तो उस समय एंट्रेंस एग्जाम में वो कुछ श्लोक या कुछ ऐसे सेंटेंस पैराग्राफ लिखवाते थे, और उसी से वो लोग पूरी तरह से उनकी माइंड की करंट पोजीशन को वो लोग डायग्नोस कर लेते थे कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, और ये यहाँ आने के लिए इनको किस तरह से मोल्ड करना है। तो उसी तरह से श्री राम की भी हुई थी।
और वाल्मीकि जी ने उन्होंने उनको अपने यहाँ एंट्री दी थी और पूरी गुरुकुल की शिक्षा हुई थी उनकी, ये चीजें वहीं से निकली और अभी भी सेम वही होता है। 15th सेंचुरी में फर्स्ट ग्राफोलॉजी नाम से, सिग्नेचर एनालिसिस नाम से फर्स्ट बुक लिखी थी, जिसको हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो 15th सेंचुरी में आई थी। उसके बाद फिर ग्राफोलॉजी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर हमारे वेदों से निकल के ये 15th सेंचुरी में आ गई। उसके बाद से 19th सेंचुरी में इसमें सबसे ज्यादा काम हुआ। वहां पर यूएस की बात है, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में ज्यादा काम हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट पे। वो इसलिए कि उन्होंने वहां पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती थी, सारे एम्प्लॉय काम करते थे। अब वहाँ कुछ एम्प्लॉय, हर जगह ऐसे ही होता है कि भाई जरूरत है बट एम्प्लॉय उतने मिल नहीं पा रहे हैं या छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे, तो उनकी राइटिंग के एनालिसिस किए गए और राइटिंग एनालिसिस से बहुत जल्दी उनके ब्रेन की राइटिंग को समझ के, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उनकी साइकोलॉजी को समझने में हेल्प मिली। तो वहां पर समझ में आ गया कि अगर इनकी राइटिंग ऐसी है और इनकी साइकोलॉजी इस तरह से इसको कोरिलेशन कर रही, तो क्यों ना इसको चेंज किया जाए। तो फिर वहां से फिर एक राइटिंग पैटर्न्स की शुरुआत हुई। कुछ पैटर्न्स उनको दिए गए, कुछ दिनों की प्रैक्टिस दी गई, उसके बाद उनकी साइकोलॉजी में काफी चेंजेस देखने को मिले। जो काम वो पहले नहीं करना चाहते थे उसमें यूज टू हो गए। हाँ, और इसी तरह से फिर इस चीज को फिर अगर क्राइम वर्ल्ड में भी देखा गया कि जितने भी मैक्सिमम वहां पर बहुत बड़ी बड़ी सेल होती हैं, बहुत सारे क्रिमिनल हैं, तो उन क्रिमिनल्स के कुछ राइटिंग पैटर्न्स या पैराग्राफ्स लिए गए, तो उन पैराग्राफ्स को भी एनालिसिस किया गया। तो जो क्रिमिनल टेंडेंसी के पर्सन थे उनमें सारे लोगों में कुछ कुछ सेम सिमिलैरिटीज मिली। तो वहां से भी डायग्नोज हो गया, वहां से ये प्रूफ हो गया कि ये ब्रेन की राइटिंग है, ये साइकोलॉजी को डिकोड करने की पावर है इसमें। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस, इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है क्या? डिफरेंस नहीं है, ये एकदम सिमिलर ही है। ग्राफोलॉजी थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो गया, इसमें आपके एक एक लेटर का, फर्स्ट स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, स्लांट लगा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहां पूरी एनालिसिस होती है। और सिग्नेचर में सिर्फ आपके सिग्नेचर सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। ग्राफोलॉजी आपकी पूरी लाइफ के बारे में बता सकता है। और इससे क्या क्या पता कर सकते हैं? क्या ये भी पता कर सकते हैं कि इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? ये तो नहीं पता कर सकते, लेकिन ये जरूर पता कर सकते हैं कि हाँ, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और ये इसकी पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ओके, कई बार किसी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये उसके सिग्नेचर में दिख जाता है। मतलब आप सिग्नेचर से ये पता लगा सकते हो कि ये अपने घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये हाँ, इसके घर में जो है इवन अब अभी तो हम मैरिज की कंपेटेबिलिटी भी चेक कर रहे हैं। सीरियसली। हाँ, इससे मालूम पड़ जाता है कि आपका पार्टनर ऐसा तो नहीं कि नार्सिसिस्ट है, अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और सेकंड ईयर के बाद मालूम पड़े डिवोर्स की नौबत आ जाए। क्या बात कर रहे हो? मेरा तो आज ही चेक कर लो आप। ये भी पता कर सकते हैं सिग्नेचर एनालिसिस से कि इन दोनों बिजनेस पार्टनर की आगे चल के बनेगी या नहीं बनेगी। डेफिनेटली, ये तो बहुत ही चीज है। तो लेकिन न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है इससे अपना सिग्नेचर एनालिसिस से? न्यूमरोलॉजी का ये रिलेशन है, जैसे हमारा सिग्नेचर होता है, तो जितना बड़ा सिग्नेचर होता है ना, उतना बड़ा पूरा उसको पूरी आपकी लाइफ स्पान में डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका आपका जो सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर होता है ना, वो आपका बचपन बताता है, स्टार्टिंग फेज, कि कैसी आपकी पर्सनालिटी बनेगी, आपकी हाइट कितनी जाने वाली है, कॉम्प्लेक्शंस कैसे जाने वाले हैं। उसके बाद आप समझिए एकदम, जैसे कि मुकेश अंबानी का सिग्नेचर अगर देखें तो बहुत अच्छा, उनकी लाइफ भी सब स्मूथ, सब कुछ सही, लेकिन एंड में जाके उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला लाइफ में, उसकी वजह से उनके थोड़े से हेल्थ इशू, जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला था उनका पेट निकला है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशू हैं। तो वो ये जो सिग्नेचर का लास्ट पार्ट होता है ना, वो आपके लास्ट लाइफ के लास्ट फेज को इंडिकेट करता है। अब ये सारे जो पीरियड्स होते हैं ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होते हैं, तो यहाँ न्यूमरोलॉजी का कोरिलेशन आ जाता है सिग्नेचर के साथ। मान लीजिए किसी की घर में पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, उसने सिग्नेचर एनालिसिस करा लिया कि हाँ, आपने बता दिया कि भाई आपको तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है? अगेन यहाँ पर न्यूमरोलॉजी रूल कर जाती है। जिस तरह से हमने देखे हैं डेस्टिनी नंबर होते हैं और कंडक्टर नंबर होते हैं, अब इनका जो टोटल है अपना जो, जैसे कि आप मूलांक मान लेते हैं 6 लेते हैं, और अगर भाग्यांक लेते हैं कंडक्टर नंबर, उसको 1 लेते हैं। अब 6 और 1 का कॉम्बिनेशन के साथ किस नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन सा नंबर कंपेटिबल है, अगर वैसे ही आपने सिग्नेचर करें, सिग्नेचर में भी जैसे नेम नंबर निकालते हैं ना, हर नेम के एक एक लेटर से एक
शेल्डियन चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग नेम नंबर का टोटल निकाला जाता है। सेम चीज सिग्नेचर के लिए भी होती है। अच्छा। सिग्नेचर में भी एक एक लेटर्स जो जो दिख रहे हैं विजिबल जो हैं, उन लेटर्स के टोटल निकाल के उनका कोरिलेशन देखा जाता है कि आपका मूलांक भाग्यांक किस तरह से कंपैटिबल है, किस तरह से आपके लिए सक्सेसफुल है, बेनिफिशियल है। क्या इस साइन से मनी लक भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, मनी लक ही देखने के लिए ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनका करियर तो स्टार्ट होता है, क्योंकि हर पर्सन आप देखना सिग्नेचर स्टार्ट बहुत खूबसूरती से करता है। बीच में आके थोड़ा-सा क्लमज़ी सा हो जाता है और प्रेशर भी कम पड़ जाता है। यहाँ प्रेशर का भी बहुत वैल्यू, स्टार्टिंग करेगा एकदम बहुत अच्छा-सा, खूबसूरत। तो ऑब्वियसली सबके करियर की स्टार्टिंग स्मूथ ही होती है, अच्छी होती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो जनरल वे में। बट फिर बीच में जाके या तो वो बहुत सारे लूप कर देगा, या तो एकदम ऐसा कर देगा कि कोई समझ ना पाए, पढ़ ना पाए। वही सारे कंफ्यूजन उसकी रियल लाइफ में भी आ जाते हैं, मनी को लेके स्ट्रगल आ जाते हैं, हसल आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो सब ठीक करेंगे तो उसका मनी लक भी सही हो जाएंगे। और जो ये साइंस है वो पहले कहाँ थी, अब ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले तो हमने सुना भी नहीं था कि आप सिग्नेचर से जो है लोगों का भविष्य बता सकते हैं या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। पहले भी ये साइंस था ही, पहले भी लोग फायदा उठा ही रहे थे। थंब थंब प्रिंट से भी हो जाता है इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन से भी मालूम पड़ जाती हैं कई बार चीजें, राइटिंग से भी मालूम पड़ जाती हैं। पहले जमाने में आपको पता है बच्चे का संस्कार होता था तो उसके जबान पर वो केसर से ओम लिखा जाता था, तभी से उसके जबान पे सरस्वती का वास हो जाता था। वो बोलता है, वो अगर पेपर भी चला रहा है, कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को मम्मी वो पेपर्स दे देती हैं, कलर्स दे देती हैं, वो उसमें हाथ भिगा के कुछ आकृतियां बनाते हैं। उसी वो सब ब्रेन की साइकोलॉजी ही दिखाता है, वो कौन से कलर को चूज कर रहा है, कौन से कलर से क्या पैटर्न बना रहा है। कई बार आप देखना ऐसे फ्लावर जैसे पैटर्न दिख के आते हैं, किसी चीज में बर्ड्स खाली दिखेंगी तो समझे कि हाँ वो अब्रॉड जाने का सोच रहा है, या हायर एजुकेशन के बारे में उसके सारे स्टार्स फेवर हैं। ये चीजें सब समझ में आ जाती है बचपन से ही। इवन इसका अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि अब लोग समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। अभी तक सब लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते थे, हम जगे हैं, हम जो उठे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई हमसे आया मिलने, उसकी एनर्जी भी हम देख के सोच के समझ जाते हैं कि ये पर्सन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या हमें क्या एनर्जी देके, या ये चीज़ें हम उसकी देखने से, बोलने से समझ जाते हैं। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो उसके बारे में अभी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, उसी से हमारी साइकोलॉजी डिसाइड होती है। अब ये तो मैजिक आप में भी होगा कि कोई पर्सन आपसे मिलने आया, आधा 1 घंटा बात की कर रहा है आपसे, तो आप उसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, ये कितना फेक है, ये कितना रियल है, इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, इसका नॉलेज क्या है, सब समझ में आ जाता है। तो अगर ग्राफोलॉजी है तो शायद वो उसको देख देख भी नहीं पा रहा है, वो शायद वो कहीं और बैठा है, लेकिन उससे खाली कुछ सिग्नेचर के कुछ नोट्स मंगा ले रहा है, उसके सिग्नेचर मंगा ले रहा है या नोट के रूप में कुछ लाइंस मंगा ले रहा है, तो वो उसके खाली सिग्नेचर देख के भी समझ जा रहा है कि अच्छा इसकी हाइट इतनी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्शन ऐसी होगी, इसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। ये उसके लेटर, राइटिंग, स्ट्रोक्स, उन सब से चीजें मालूम पड़ जाती है। कई बार कोई स्लांटिंग लिखता है लेटर, कोई प्रेशर से लिखता है, वो सारी चीजें डिकोड हो जाती है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग जैसे मैंने बोला ना, योर हैंड राइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग। तो आप तो हैंड राइटिंग देख के बता दिया करते होंगे कि अच्छा तुम्हारी आजकल जॉब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम चल रही है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा जॉब भी यही है, जो भी आता है तो मैं सबसे पहले उसको कुछ दे देती हूँ लिखने के लिए, श्लोक लिख लो, जो भी। मेरी एक बुक है, कोई भी आता है तो उसको बोलती हूँ लिखो पहले बैठ के 5 मिनट, जो भी लिखता है तो मुझे उससे एक तो उसको काम होने में भी मदद मिल जाती है, क्योंकि आप देखिए आप कभी भी स्ट्रेस में रहे ना, आप A to Z खाली कैपिटल लेटर में A to Z लिख लीजिए, या तो फिर आपके मन में जो भी आता है किसी बुक में से कुछ कॉपी करना है, लेकिन कैप्स लेटर में लिखिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 10 से 15 मिनट बाद ना आपके सारे स्ट्रेस चले जाएँगे, और आप एक्चुअल किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाह रहे हो ना, उस पे फ़ोकस करना आपको एकदम ईज़ी हो जाएगा। कितने परसेंट आपके एनालिसिस जो है वो ठीक रहते हैं? क्योंकि अभी मैं भी सिग्नेचर करके दिखाने वाला हूँ आपको अपना, और हम वो लाइव एनालाइज करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, 90%। 90% एक्यूरेसी रहती है। यस, यस। सक्सेस एनर्जी को अगर पहचानना है तो सिग्नेचर में क्या आप चेक करते हो कि इसकी लाइफ में सक्सेस तो है, तो वो कौन से लेटर्स होते हैं और वो कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट होता है? क्लैरिटी देखी जाती है सबसे पहले तो, कि विजिबल कितने हैं सिग्नेचर। जितने ज़्यादा विजिबल होंगे ना, उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी, और जितने ज़्यादा लूप्स और खिंच-पिच और एक दूसरे के ऊपर लेटर चढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ए कौन सा है, एन कौन सा है, एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है।
नहीं समझ में आ रहा है, मतलब समझिए इस लाइफ में तो स्ट्रगल्स हैं। आप जैसे ट्रम्प के सिग्नेचर देख सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पॉकी पॉकी से हैं बस। वो बंदा क्या कर रहा है, तो क्या सोच रहा है, किसी को नहीं पता। ट्रम्प भी समझ में नहीं आ रहा। इवन केजरीवाल सर के भी सिग्नेचर ऐसे ही हैं, आप देखेंगे एक दो लेटर समझ में आएंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके ब्रेन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनको भी नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने सिग्नेचर पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? वो इसीलिए क्योंकि मास जब डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना आपकी किसी भी चीज का, जैसे क्रिकेटर्स भी जर्सी नंबर यूज करते हैं, आप तो नहीं करते। आपकी विजिबिलिटी कहाँ है? अपने ऑफिस तक ना, उनकी विजिबिलिटी भाई, उनका कहीं भी कोई भी रील देख रहा है, उनकी मास डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए कितनी ज्यादा है। तो वहां उनकी वो एनर्जी उस नंबर से एसोसिएशन होके देखी जाती है। अगर हम भी जैसे लॉकेट पहन ले, हमारा जो लकी नंबर उसके लॉकेट पहन ले, या ग्रीन पेन से मैं या लिखने का बताती हूँ, तो वो नंबर जो भी आपको देखेगा, जो भी पर्सन एक बार देखेगा, 10 बार देखेगा, आपकी एनर्जी को उस नंबर से अलाइन करके देखेगा, और धीरे धीरे वही आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। क्या वाकई में सिग्नेचर बदलने से करियर में ग्रोथ बढ़ जाती है? की है सर, अभी 15 ईयर से यही कर रही हूँ। लॉजिकल तरीके से बताओ आप। मैंने अपना सिग्नेचर चेंज कर दिया, अब आप कह रहे हो कि योर सिग्नेचर इज योर ब्रेन रीडिंग, ठीक है, लेकिन ब्रेन तो वही है ना, सबकॉन्शियस माइंड भी वही है जो पर सालों से ब्रेन ट्रेंड। वही है, लेकिन ब्रेन के अंदर की ट्रेनिंग, अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो तो बदल जाएगी ना। मोबाइल मान लीजिए वही है, लेकिन सिम कार्ड दूसरा डाला तो कुछ दूसरे डेटा नहीं चलेंगे उसमें, दूसरे का व्हाट्सएप चलेगा, दूसरे के कॉन्टेक्ट लिस्ट चलेंगी। मोबाइल वही है, लेकिन सिम जैसे ही डाला आपने, सिम मीन्स प्रोग्रामिंग, आपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज की, आपके सारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे, रिलेशनशिप के, फाइनेंस के, आपके बिजनेस के, जो भी करियर है आपके, सारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे। सक्सेसफुल क्रिकेटर्स के बीच में आपने उनके सिग्नेचर में क्या ऐसा अलग चेंज देखा जो अनसक्सेसफुल क्रिकेटर्स के सिग्नेचर में नहीं होता? मेन चीज तो वो ये, एक तो वो स्टेप बाय स्टेप में करते हैं, कई बार मैक्सिमम क्रिकेटर को मैंने देखा है, कुछ सेलिब्रिटीज इवन अमिताभ जी भी वो स्टेप में करते हैं सिग्नेचर, तो फिर वो ये उनकी लाइफ भी थोड़ी लेडर जैसे ही चढ़ती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। या कोई एक ही वे में लिखते हैं, एक ही स्ट्रोक में लिखते हैं, तो उनकी लाइफ एकदम स्मूथली आगे बढ़ती है। क्या अंडरलाइन वाला सिग्नेचर पावरफुल माना जाता है? अंडरलाइन देखिए, अगर पहले लगी है उसके बाद सिग्नेचर किए गए तो ये पावरफुल माना जाएगा। अच्छा। अदरवाइज ये एक्सीडेंट देता है, आगे जाके, बहुत आगे जाके, एकदम पहले तो ऊपर ले जाएगा वो सिग्नेचर, आपने स्लैंट किया है ना, पहले तो ऊपर ले जाएगा स्वीट से। बाद में आगे खाइए। तो अंडरलाइन सिग्नेचर करने से पहले कर देनी यस चाहिए यस यस और सिग्नेचर बाद में करना चाहिए। यस, और सिग्नेचर क्लैरिटी से विजिबल करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो अपने पहले लेटर को जो है काट देंगे, उसमें कुछ डिजाइन सर बना मैं देंगे। खुद ऐसे करती थी पहले, जब तक मैंने इस साइंस को सीखा नहीं था। 15 ईयर पहले, मतलब जब मैंने 12th किया था, मतलब नियर अबाउट 2000 समझ लीजिए, तब मेरे खुद के इतने क्लमजी थे सिग्नेचर, मैं अपने फर्स्ट लेटर को काटती थी, और सच में मेरी वो पर्सनालिटी हमेशा हमेशा के लिए इनविजिबल हो गई है, वो खत्म हो गई है पर्सनालिटी। उस समय जो मैं सोचती थी मैं ये करूंगी, वो कुछ भी नहीं हो पाया। और जैसे ही मैंने इस साइंस को सीखा, मैंने वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की, और उसके बाद से लाइफ सब स्मूथ है, सब एक्सेल बढ़िया। करने लगे आप। हाँ, तो पहला सिग्नेचर काट लेटर काटने से क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट लेटर आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ग्रोथ को असाइन करता है, आपकी माइंड की क्लैरिटी को असाइन करता है। आपने जब उसी को काट दिया ना, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को रब कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को आप कहीं ना कहीं जाके फिनिश कर दोगे, आप किसी नए एरा में चले जाओगे। तो और मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, पहला लेटर बनाएंगे फिर उसी में से दूसरा लेटर बना देंगे, क्या ये करना ठीक रहता है? ओवरलैप करना कभी भी सही नहीं होता है, माइंड में ये कंफ्यूजन देता है हमेशा। और रियल में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने एक साथ दो दो चीजें पढ़ी थी, कॉमर्स भी पढ़ा था, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी थी, बहुत कंफ्यूजन था वहाँ, समझ में ना था करियर को किस दिशा में ले जाऊं। लेकिन जैसे इन चीजों को करा, मुझे समझ में आया कि मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में ही है। सेलिब्रिटी के सिग्नेचर्स इतने यूनिक क्यों होते हैं? यूनिक तो उनको बनना होता है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर एक बहुत बड़ी पोजीशन में बैठे होते हैं, उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग होती है, उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें एकदम प्रोफिशिएंट रहना है। इसलिए वो अपनी हर चीज पे काम करते हैं, ग्राफोलॉजी नहीं, हर चीज पे काम करते हैं। क्या जैसे आप कह रहे हो कि अपवर्ड सिग्नेचर जो होते हैं तो वो किसकी निशानी होते हैं? जैसे कुछ लोग देखा एकदम सीधा सिग्नेचर करेंगे, कुछ ऐसा थोड़ा टेढ़ा करेंगे, कुछ थोड़ा नीचे करेंगे, तो इसमें बेस्ट आप कौन सा मानते हो? स्लांट, लेकिन 25 टू 35 डिग्री रहना चाहिए। मोर देन 45 जाता है तो ग्रोथ तो फास्ट मिल जाती है, लेकिन अगर इन केस अगर डाउनफॉल आया ना, तो फिर वो डाउनफॉल से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 20 to 25 डिग्री रहना चाहिए। हाँ,
अपवर्ड साइड 25 में टू 35 डिग्री वो एक्सेप्टेबल है, उतना स्लांट हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। किसी सिग्नेचर को देख के आप बता सकते हो कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? हाँ, डेफिनेटली। उसमें डॉट्स, मेन चीज़ें तो यही होती हैं, डॉट्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, क्लियर है, नहीं है। उसने अपने खाली इनिशियल्स लिए हैं या इनिशियल्स प्लस करने लिए हैं, इनसे भी काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ती है। लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कितना रखा है, वो उससे भी काफ़ी चीज़ें डिकोड हो जाती है। क्या आप सिग्नेचर देख के ये भी बता सकते हो कि ये बंदा जो है रेपिस्ट है, ये मर्डरर है? ऑब्वियसली इसी के लिए साइंस का पहले यूज़ शुरू हुआ था। पहले आप आज भी देखेंगे ना, कंप्लेंट लिखाने जाएँगे तो पुलिस पेपर दे देगी आपको, बोलेगी लिखो जी अपनी कंप्लेंट। तो वो आधी चीज़ें तो पेपर देख के, राइटिंग देख के और वो लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये किस माइंडसेट से आए हैं, सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो आधी चीज़ें तो वहीं समझ आ जाती है उनको। आपके पास आते हैं वैसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सिग्नेचर एनालिसिस करवाने? हाँ, जब किसी बहुत बड़ी पोज़ीशन पे किसी को अपॉइंट करना होता है ना, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें देखते हैं वो लोग, तो उनके हैंडराइटिंग के नोट्स वगैरह भेजते हैं मुझे। जैसे आपने कहा कि डॉट लगाते हैं लोग, हुँ। तो जो सिग्नेचर में डॉट लगाना अनलकी होता है या लकी होता है? सिग्नेचर के नीचे लिया है तो ठीक है, लेकिन सिग्नेचर के लास्ट में लिया ना तो फुल स्टॉप बन जाता है, आपकी लाइफ में अननेसेसरी वो ब्लॉकेज ला देता है। आप जितनी बात बता रहे हो मैं सारी अपने सिग्नेचर में करता हूँ। एक तो दूर अंडर कर दीजिए, अभी भी दिल्ली दूर नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। 3 महीने देने होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अंडरलाइन 30 भी मिनट लगाता हूँ, डॉट भी लगाता हूँ, पहले लेटर को भी काटता हूँ। डॉट ना लगाइए, उतना तो आप बंद कर सकते हैं। लाइन पहले लिखिए, बाद में सिग्नेचर कर दीजिए, इतना ही चेंज करना है। क्या मोबाइल एस्ट्रोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस इसमें भी कोई कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। एक कंप्लीट सक्सेस का ये पाथ बन जाता है। क्योंकि आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कर ली, ठीक है, 3 मंथ में वो इम्प्लीकेबल भी हो जाता है, 100% इम्प्लीकेबल हो जाता है वो। उसके बाद अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करेक्ट कर ली ना, तो अनदर लेवल पे एकदम स्पीडली फास्ट कैश वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, 10,000 लिखेंगे, अगर फास्ट कैश में ऑलरेडी फास्ट कैश एक प्रेस कर देंगे तो इतने सारे डिजिट दबाने की जरूरत नहीं, फास्ट कैश होता है, तो बात को ईज़ी बना देता है। क्या सिग्नेचर कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मैन और वुमेन दोनों के सिग्नेचर सेम तरीके से एनालाइज किए जाते हैं? एनालिसिस सेम तरीके से किए जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं कि लेडीज़ का है तो हम थोड़े से उसमें कर्व्स वगैरह ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट पार्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर नहीं होती है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैरिंग। एक परफेक्ट सिग्नेचर में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जरूरी पार्ट क्या होता है? ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर, देन उसकी क्लैरिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऑफिशियल सिग्नेचर और ऑटोग्राफ सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोग्राफ तो वो होते हैं ना जो आपकी मास में, पब्लिक में इमेज जो बनाते हैं। जैसे कि अब अल्लू अल्लू अर्जुन हो गए, तो वो अलग रखते हैं डेफिनेटली, वो अपने जो बैंक में करते हैं वो तो अपने सारे फैन्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पर वो सिग्नेचर ऐसे होते हैं, थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं, थोड़े से अट्रैक्शन, अपने अपने प्रति अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। प्लस ऑफिशियल सिग्नेचर ऐसे होते हैं जिससे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहे। तो हम कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसके जो सिग्नेचर है उसके बारे में समझेंगे कि इनके सिग्नेचर में क्या कोई करेक्शन की जरूरत है या जो ये सिग्नेचर कर रहे हैं दे आर डूइंग देयर परफेक्ट जॉब। तो पहला नाम है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान सर के नेम में ना एस लेटर बहुत पीछे से जाता है, तो मैंने अपने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोला हुआ है कि वो थोड़े से ब्लेस्ड हैं, वो अपने पास्ट कर्मा से अपने ये सारा जो भी करंट लक जो चल रहा है, वेल्थ, फैम, ये सब वहां से लेके आते हैं, तो वो उनके सिग्नेचर में भी दिखता है, वो एस का स्ट्रोक ना बहुत पीछे तक जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट लाइफ से सारी ब्लेसिंग्स ले। अमिताभ बच्चन। उनके एस 1 नंबर रूल होते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन इनके नेम में भी दिखता है, उनका ए बहुत ब्यूटीफुल है और अथॉरिटी को दिखाता है, क्योंकि ए नंबर 1 का होता है, क्योंकि सिग्नेचर में भी हम नंबर से नंबर डिसाइड करते हैं, एक-एक लेटर से नंबर डिसाइड करते हैं और टोटल निकालते हैं, जैसे कि नेम के टोटल निकालते हैं, तो यहाँ पर इनका ए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये अथॉरिटी को और सिंप्लिसिटी को बताता है। सलमान खान। सलमान खान सर का थोड़ा-सा एस का लूप नीचे से बहुत बड़ा है, वो पास्ट की कोई भी चीज़ दिल में बिठा लेते तो जल्दी से भूल नहीं पाते। दूसरी एक चीज़ है कि उनके सिग्नेचर में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी मतलब उन्होंने जो अपने लिए एक पर्सोना बना लिया ना, जो उनका खुद का भी डायलॉग है कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और उन्होंने पर्सोना बना लिया है कि आई डोंट वांट टू बी मैरिड, तो वो कंटिन्यू है उस चीज़ सर, और मेरे लिए थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग है। क्यों आपके लिए क्यों आई डिसअपॉइंट? लाइक हिम।
तो वो तो शादी नहीं कर रही, तो आपके लिए अपॉइंटिंग होना चाहिए कि नहीं तो ठीक है। इन्फिनिटी है ना, तो जिसके सिग्नेचर में भी वैसे तो नहीं आते, लेकिन इनकेस आ गए हैं तो वो जो भी बना लेंगे ना एक बार हम्म। अपने लिए, तो उसी पे स्टिक रहते हैं वो। अब ऑलरेडी उनके ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ वो इतने र्यूमर्स फैले थे उसके, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब शादी करनी नहीं है, दिल टूट गया एक बार, अब टूट गया। वो तो उनके सिग्नेचर बने थे ना सर, तभी डिसाइड हो गया था, मुझे तो तभी से पता था। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बहुत ज्यादा अथॉरिटिव है, और जिसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि शम्मी कपूर जी में जो एनर्जी थी, वो अगर किसी के बाद है तो वो रणवीर सिंह, तो उनके सिग्नेचर में वो एनर्जी वाला लुक देखने को मिला है मुझे। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण मैम बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जितना वो दिखाती है ना मीडिया में उससे ज्यादा इमोशनल है वो, ओवर इमोशनल है। इवन उनका जब सिग्नेचर देखेंगे ना, उनके डी में एक उल्टा हार्ट दिखता है, जो दिखाता है एक मेजर हार्ट ब्रेक उनको फेस करना पड़ेगा। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मैम जैसी दिखती हैं वैसी ही स्वीट सी, सॉफ्ट सी, यूथफुल एकदम, किसी भी बोल्ड से बोल्ड कैरेक्टर में देखा है, गली बॉय हो गया, उड़ता पंजाब हो गया, लेकिन उनमें जो स्वीटनेस है, यूथ है, वो हमेशा बरकरार रहती है। दूसरा उनके एक सिग्नेचर में एक सबसे बेस्ट चीज देखने को मिली है कि एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि वो जिस रोल में बैठेंगी ना, वो चाहे वो गंगूबाई करें, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर करें, वो जिस रोल में रहेंगी ना उस रोल में ही दिखेंगी, वो आलिया भट्ट कभी नहीं दिखेंगी आपको। एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है उनमें। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार सर जैसे हैं, फोकस एकदम, डिसिप्लिन, वो एकदम आर्मी वाला कड़कपन उनके सिग्नेचर में भी है। रणबीर कपूर। रणवीर कपूर सर का मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। नॉर्मली जब मैंने सिग्नेचर उनके एनालिसिस किए थे तो मुझे थोड़ी सी शाय पर्सनालिटी दिखे थे, मे बी वो रियल में भी शाय हो, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनके सिग्नेचर में वो दिखता है कि वो थोड़े से इंट्रोवर्ट है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा मैम ने जब वो 12th में थी तभी उन्होंने अपने सिग्नेचर बनवाए थे, और प्रॉपर ग्राफोलॉजी से कंसल्टेशन लेके बनाए थे, और वो ग्लोबल जाना चाहती थी और वो ग्लोबल चली गई। ये उनके सिग्नेचर में पहले ही डिजाइन हो चुकी थी चीजें। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन सर के सिग्नेचर में मैं थोड़े से चेंजेस करना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़े से परफेक्शनिस्ट टाइप के हैं, जबकि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रोल कर पाए, ज्यादा मूवी लेकर आ पाए। ज्यादा मूवी लेकर आए, हमको मुझे ज्यादा लग रहा है एंटरटेन आफ्टर करे। सलमान खान आपको ऋतिक रोशन पसंद है। कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर श्योर लेते हैं। श्योर श्योर। पहला नाम है विराट कोहली। तो विराट सर के सिग्नेचर में सबसे बढ़िया चीज दिखती है फियरलेसनेस। जो कैप्टेंसी लेते वक्त सबसे मेन रोल होता है फियरलेसनेस का, कि हमने जो डिसीजन लिया है वो राइट है, हमें उसका कोई फियर नहीं है, तो वो उनके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होता है। MS धोनी। धोनी सर और रोहित शर्मा, इन दोनों के सिग्नेचर में एक ही चीज कॉमन देखने को मिलती है कि बहुत अच्छे डिसीजन मेकर है, एकदम टू द पॉइंट डिसीजन लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो एकदम सही जाएगा। सचिन तेंदुलकर। सचिन सर हालांकि एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, लेकिन उनके सिग्नेचर में सबसे प्यारी बात है कि बहुत सिंप्लिसिटी है, उनको कभी भी ग्लैमर में कभी भी ग्लैमर नाम की चीज उनके नाम के साथ जुड़ी नहीं है, वो सिंप्लिसिटी उनके सिग्नेचर से आती है उनमें। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अगेन वही चीज, डिसीजन, फियरलेसनेस। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सर का ग्लैमर के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन दिखता है, उनके सिग्नेचर में भी रिफ्लेक्ट होता है, ये वो ग्लैमर से दूर रह नहीं सकते। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह सर के सिग्नेचर में भी मुझे डिसिप्लिन ही दिखा, अगेन बहुत डिसिप्लिन है और बहुत लंबे तक खेलने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है उनके डाइट वगैरह ये वो सारे। KL राहुल। हाँ KL राहुल बहुत ज्यादा वर्सेटाइल पर्सनालिटी वो दिखता है उनके सिग्नेचर में, और उनके सिग्नेचर में एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत काम है वो, चाहे वो पिच पे रहे उनमें अग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा एकदम काम। युवराज सिंह। युवराज सिंह के सिग्नेचर में सबसे बढ़िया बात है जिसको उन्होंने एक लाइफ के बहुत बुरे फेज से निकाला है, वो है वो फाइटर है। उनके सिग्नेचर में ऐसे स्ट्रोक्स दिखते हैं ना, जैसे कि वो फाइटर है, वो किसी भी चीज में अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो उस चीज से जीत जाएंगे, चाहे वो उनके मेडिकल कंडीशन हो, चाहे पिच पे एज एन क्रिकेटर हो। शुभमन गिल। शुभमन गिल और एलन मस्क सर के सिग्नेचर में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, इनकी सोच थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा सोचते हैं। सूर्य कुमार यादव। ये जैसे उनके गेम में दिखता है, ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, इनके सिग्नेचर भी वैसे ही हैं। कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगा, इनके सिग्नेचर के बारे में बताइए। सबसे पहले मेरे पापा। तो मोदी जी के सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं, ये मैंने उनका पहले वाला सिग्नेचर एनालिसिस किया, अभी करंट वाला सिग्नेचर मेरे रीच में नहीं है, तो पहले वाला सिग्नेचर जब मैं स्टडी करी थी तब मैंने उनके सिग्नेचर देखे थे, तो उनके सिग्नेचर में एक लास्ट में बहुत प्यारा सा कर्व दिखता है, वो दिखाता है कि
ये जो सोच लेंगे वो कर जाएंगे। जब वो सीएम थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि आई वांट टू गो टू दिल्ली एंड रूल द इंडिया एंड he'll doing that। उसके बाद छोटे पापा मैंने अमित शाह। तो इन दोनों ने यही सोचा था कि અમે व्हाइट हाउस जाऊँ छे ने ત્યાં ખાખરા અને ઢોકળા ખાવું છે और वो कर रहे हो लोग। राहुल गांधी। राहुल गांधी सर देखिए कुछ भी दिखे मीडिया में उनके बारे में कुछ भी जाए लेकिन वो बहुत काम है, बहुत सिंप्लिसिटी है उनमें। अरविंद केजरीवाल। अगेन वही कंफ्यूजन और कुछ कोई पढ़ ही नहीं सकता, उनको अनक्लियर है उनके सिग्नेचर। बाबा योगी। योगी तो सर मैं बोलूं कि वो जो सोचते हैं ना वो कर सकते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, वो उनके सिग्नेचर में भी दिखता है, बहुत डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा। उन्होंने सोच लिया नवरात्रि के 9 दिन है, मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे इसी तरह से मौन व्रत रखने हैं या इतने जाप करने हैं, वो करते हैं और वो कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है ना एक दिन वो व्हाइट हाउस में भी जाके हवन करना हो सकता है कर दे। वो हो जाएगा ना सर तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत शांति हो जाएगी। उनका कुछ पता नहीं है कि वो पीएम बनने के बाद पाकिस्तान भी छीन लें, बांग्लादेश भी ले लें, अफगानिस्तान भी ले लें, वो बोल देंगे सब इंडिया उनके का पार्ट है। सिग्नेचर बहुत डिसिप्लिन बहुत पावरफुल है सर, बहुत पावरफुल है उनके signature। योगी के अंदर जो पावर है मुझे लगता है वो किसी और पॉलिटिशियंस के अंदर नहीं है। और उससे बड़ी चीज पैट्रियोटिज्म है, वो मिट्टी से कभी दगा नहीं कर सकते। तो पैट्रियोटिज्म की एक और नाम ले देता हूँ, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी दोनों मैम की सिग्नेचर में पावर और अथॉरिटी देखने को मिलती है, रूलिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ अभी तक रूल कर रही है, देख लो, छोड़ नहीं रही पार्टी। दोनों के सिग्नेचर। नितिन गडकरी। गडकरी सर का मैं बोलना चाहूंगी कि इनके थोड़े डिसीजन क्विक रहते हैं और फास्ट, इनका वर्किंग बड़ा फास्ट है। ये ऑन द टाइम क्या बिफोर टाइम डिलीवरी करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो ये क्लियरली उनके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होता है। अब कुछ बड़े बिजनेसमैन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने इतना पैसा कमाया है कि जिस स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं अगर इसमें भर दिया जाए तब भी पैसा बच जाएगा और ये स्टूडियो पूरा फुल हो जाएगा। हो ही जाएगा सर, उनकी क्या जरूरत है, हम लोग ही कर लेंगे। तो पहला नाम है दी मिस्टर मुकेश अंबानी। नन अदर देन अंबानी। तो अंबानी और अदानी दोनों का हम साथ में देखते हैं तो दोनों की जो सिग्नेचर है उसमें वेल्थ क्रिएशन ओरिएंटेशन, वेल्थ का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है दोनों के सिग्नेचर में। और एक अपोजिट चीज है दोनों के सिग्नेचर में कि मुकेश सर थोड़े से पेशेंस हैं, उनको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इमीडिएट अप्लाई करनी है और इमीडिएट वहां से प्रॉफिट निकालना है, उनको पेशेंस करना आता है। बट अदानी सर में ये देखने को नहीं मिलता, वो थोड़े से इम्पैशेंट है, इसीलिए उनके शेयर भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। लेट रतन टाटा। रतन टाटा सर से तो मैं खुद मिली भी हूँ एक बार। हाँ सीरियसली। हाँ, रतन टाटा सर से मैं एक बार मिली भी हूँ, बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन है और उनसे मिलके लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक बार मेरा उनसे मिलना हुआ था, जस्ट कुछ समथिंग सेकंड्स के लिए। बट उनके सिग्नेचर में ना कुछ वेल्थ क्रिएशन और ऐसी वैसी चीजें नहीं है, लेकिन उनके सिग्नेचर में एक मेन चीज देखने को मिली है मुझे, वो है ह्यूमैनिटी। बहुत ज्यादा मतलब हार्ट से बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा अगेन वही वेल्थ क्रिएशन परफेक्शनिस्ट। अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी हो गए, नारायण मूर्ति हो गए और बिल गेट्स हो गए। इन तीनों के सिग्नेचर में एक ही कॉमन बात देखने को मिलती है और ये भी देखने को मिलता है कि तीनों सेम फील्ड से हैं। दूसरी, इनके सिग्नेचर में और इनके जो सिग्नेचर का टोटल जो आता है उसमें इंटेलिजेंस और विजडम कूट कूट के भरी है। एक हमारी साइड से है, हमारे अलीगढ़ से है, जहाँ से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर। उनके सिग्नेचर कैसे मालूम, विजय लिखते हैं पूरा और एसएस लिखते हैं, तो वो एसएस ना स्टार्टअप उनके अंदर बचपन से ही भर देता है कि वो किसी भी रिस्क को लेने के लिए, रिस्क टेकिंग सिग्नेचर भी है ये, कोई भी रिस्क लेना जानते हैं और उसको अचीव करना भी जानते हैं, जो गोल बना लिया ना वो अचीव करना आता है। अब डिस्कस करते हैं यूट्यूबर्स, जो कि हम भी छोटे मोटे हैं, मैं और आप भी, क्योंकि हम यूट्यूब पर ही ज्ञान दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें भी एक यूट्यूबर श्रेणी में रखा जाए। ऑल्दो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एक हमारे बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जो बहुत साफ सुथरे शब्दों में बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। उनका नाम है कैरी मिनाटी। कैरी भाई, तो कैरी भाई के बारे में उनकी भाषा में बात करती हूँ। पब्लिक डोमेन में हैं, रहेंगे, वो उनके सिग्नेचर में शुरू से दिखता है। सिग्नेचर काफी क्लियर है तो ये दिखाता है कि उनमें अग्रेशन के साथ फ्यूचरिज्म भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है। अगला नाम है भुवन बाम। सॉफ्ट से सिग्नेचर है, क्रिएटिव है, बहुत आर्टिस्टिक, वो बचपन से ही है।
गुज्जू बॉय हैं तो कॉमेडी तो भरी है उनके अंदर। आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी का फर्स्ट ए लेटर प्लस बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक भी है और परफेक्शन दिखाता है। टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिग्नेचर है। ये जितने भी अभी तक पर्सनालिटी के नाम लेना, ये थोड़ा सा अलग ही रूट है इनका। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज्यादा। संदीप महेश्वरी। इन्होंने तो शुरुआत में जब स्ट्रगल कर रहे थे, ग्लैमर फील्ड से ही थे, मॉडल थे, बाद में वो मोटिवेशनल स्पीकर बने, उसके बाद उन्होंने ग्राफोलॉजी कराई या क्या, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी ग्राफोलॉजी उनके सिग्नेचर में है। उनका सिग्नेचर का एक एक वर्ड, एक एक लेटर, इवन टोटल एकदम परफेक्ट है, सुपर परफेक्ट। इसको एज एन टेस्टिमोनियल कोई भी पर्सन इसको लेके अपने सिग्नेचर डिजाइन खुद भी कर सकता है। एलविश यादव। तो इनमें अगेन डोमिनेंस है। वो अपनी जो हरियाणवी चीज है वो बॉलीवुड में गाड़ चुके हैं। डोमिनेंस है, वो पूरे बॉलीवुड को डोमिनेट करना जानते हैं, अथॉरिटिव हैं और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है। कह सकते हो आप आने वाले टाइम में बॉलीवुड को डोमिनेट करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे, जैसे योयो पाजी ने किया ना, उस तरह से अब एलविश पाजी। अब कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। Sure. नाम सबने सुना है, इनके सिग्नेचर के बारे में बताइए। पहला सवाल है, जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, जो कुछ भी कर सकते हैं, इनको अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, क्योंकि ये क्या नया स्टार्टअप ले आएंगे, क्या थॉट हो इनके अंदर, ये तो मान के चलते हैं। मैं इनको सुपर ह्यूमन बोलता हूँ, एलॉन मस्क। रिस्क टेकर हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं और बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। बहुत ज्यादा उनको जल्दीबाजी नहीं है, सिग्नेचर भी बड़े आराम से हैं उनके। बिल गेट्स। बिल गेट्स सर का जो मैंने बताया, विजडम, पूरी तरह से विजडम में डूबे हुए हैं वो। रोनाल्डो। इनके अंदर कॉन्फिडेंस और सुपर स्टारडम। टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट काफी क्रिएटिव हैं और जैसे उन्होंने म्यूजिक में किया ही है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव है। मार्क जकरबर्ग। सिंपल से सिग्नेचर है, 2 या 4 लेटर्स लिखते हैं बस, मिनिमलिस्ट है। हालांकि जकरबर्ग हैं, इतने बिलियनियर हैं, लेकिन मिनिमल है वो एक टी शर्ट एक ट्राउजर में अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। सेलिना गोमेज। इन सेलिना गोम्स के नेम में थोड़ा सा पब्लिक डोमेन और थोड़ा सा पब्लिक से जुड़े हुए काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो है ही पब्लिक में, बने रहेंगे पब्लिक में। स्टीव जॉब्स। विजनरी और परफेक्शन, उन्होंने सोच लिया मुझे इस तरह से बनाना है, ऊपर से एक परफेक्शन वाली चीज वो उनके प्रोडक्ट्स में आज तक झलकती है, उनका विजनरी और उनका परफेक्शन। उनका सिग्नेचर भी एकदम सिंपल, संदीप माहेश्वरी की तरह, नो डॉट, नो अंडरलाइन, नथिंग, जस्ट सिंपल नेम, स्टीव जॉब्स। एट लास्ट, आप सारे ऑडियंस को मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी या सिग्नेचर एनालिसिस, इसमें अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें तो वो क्या होंगी? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए तो सबसे बढ़िया टिप्स ये है कि जो आपके नंबर के टोटल होते हैं, उनमें कभी भी 4 और 8 टोटल, उस पे 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा होता है। इवन जहां तक हो सके बीच के जो हमारे जो 10 डिजिट होते हैं, उनमें भी जहां तक हो सके 4 और 8 तो अवॉइड करना चाहिए। 5 और 6 लेना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये शुक्र का और बुध का नंबर होता है। इवन सिग्नेचर के भी टोटल में हम यही देखते हैं कि उसका टोटल भी जहां तक हो सके 5-6 पे आना चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मनी और रिलेशन 6 होता है, रिलेशन का 5 होता है, मनी लक का तो सबको वो चाहिए। तो एटलीस्ट हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम ग्राफोलॉजिस्ट के पास नहीं भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एज एन फर्स्ट एड जिसे हम बोलते हैं, वो चेक कर लेना चाहिए कि हमारे मोबाइल के टोटल और जैसे नेम के टोटल भी देख सकते हैं या सिग्नेचर के टोटल भी देख सकते हैं, 5 और 6 पे आना चाहिए, न्यूट्रल है, सबसे बेस्ट है। अब सिग्नेचर की बात करते हैं, तो सिग्नेचर में कभी भी लाइन नहीं होना चाहिए, वो एक्सीडेंट को भी दिखाती है, प्लस आपके एक किसी भी फील्ड में परफेक्शन को तो दिखाती है, लेकिन उस परफेक्शन का एक डाउनफॉल जरूर आता है, क्योंकि आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे ना तिरछा, स्ट्रेट तो आपको होना ही पड़ेगा, या तो ऐसे होना पड़ेगा या ऐसे होना पड़ेगा। तो ऐसे होने का मतलब है कि आप थर्ड डायमेंशन में चले गए, और ऐसे होने का मतलब आप अर्श पे आ गए, फर्श पे आ गए। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा 45 तो नहीं होना चाहिए, 25 to 35 ले सकते हैं, क्योंकि एक हल्की ग्रोथ तो हमेशा बनाने के लिए हमें एक थोड़ा सा स्पीड तो लेने के लिए एक थोड़ा सा पोजीशन लेनी होती है, तो वो 25 to 35 अलाउड है, उससे ज्यादा स्लांट अलाउड नहीं है, और स्पेशली उसके नीचे लाइन तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इमीडिएट अगर वो बेनिफिट चाहते हैं और बहुत ज्यादा ऑफिशियली चेंज नहीं भी करना चाहते हैं, तो पहले उस लाइन को बनाए, अंडरलाइन वाली लाइन को बनाए, उसके बाद सिग्नेचर बने।
और ये बिल्कुल बंद कर दें कि अपने किसी भी लेटर को काटना नहीं है, चाहे आपने सरनेम के फर्स्ट लेटर को काटा है, चाहे नेम के फर्स्ट लेटर को काटा है, मतलब समझिए आपने वहाँ क्लैशेस खड़े कर दिए। अगर सरनेम को काट रहे हैं ना, आपकी पूरी कम्युनिटी में आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे, वहां से बदनामी देखने को मिलेगी, वहां से झगड़े देखने को मिलेंगे, कुछ न कुछ क्लैशेस और ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और खुद के नाम के साथ किया तो मतलब आप सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव बन गए दूसरों की नजर में। ठीक है, तो अगर किसी को सिग्नेचर एनालिसिस अपना कराना है और सिग्नेचर चेंज कराना है तो क्या प्रेफरेबल एज रहती है, कि आपको लगता है कि आप इस एज तक तो आप करा ही लो? बिफोर मैरिज कराना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मैरिज के बाद काफी चीजें फिक्स हो जाती हैं, ऑलरेडी डेस्टिनी में रिटर्न हो जाती हैं, तो बिफोर मैरिज कर लिए जाए सबसे बेस्ट होता है। और जहां तक हो सके अगर बच्चा स्कूल जाने लगा है तब भी अपना नाम तो हर बुक पे लिखता ही है ना, तो वो नाम लिखने के लिए भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि फर्स्ट लेटर वो बड़ा प्यारा सा बनाए, खूबसूरत बनाए और क्लमजी ना हो, एकदम आराम से सिग्नेचर करे, अच्छी राइटिंग में करे। और जब हम करियर में जैसे ही जाते हैं, हमारा फर्स्ट रेज्यूमे जब बनता है, हम उसमें साइन करते हैं, तो वो मस्ट है कि ग्राफोलॉजी से डिजाइन करके लिया जाए। उसी पे हमारी आगे की जर्नी फिक्स होती है, हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न उसी पर डिसाइड होते हैं। क्या जो नॉर्मल लाइफ में लोग सिग्नेचर करते हैं और बैंक में सिग्नेचर करते हैं, तो कोई ऐसा सिग्नेचर पैटर्न है कि अगर कोई बैंक में उनको करे तो पैसा जो है अकाउंट में भरा ही रहे? उसके लिए तो ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिग्नेचर को थोड़ा सा क्लियर बना लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए डेली 30 मिनट। मेरे सारे क्लाइंट्स करते ही हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं। आगे 555 लिख के अपने सिग्नेचर करके पहले लाइन, अगर लाइन खींचते हैं तो पहले लाइन खींचिए, फिर सिग्नेचर बनाइए, तो आपका वो सिग्नेचर अपने आप में लकी सिग्नेचर बन जाएगा, वो मनी बैंक बन जाएगा अपने आप में। कोई ऐसा सिग्नेचर मुझे बताओ जो बंदा अपने स्कूल में, एग्जाम में, अपने हॉल टिकट में, अपने हर एक फॉर्म में करे और वो टॉप कर जाए। थोड़ा सा स्लैंट लिखना चाहिए, चाहे अपनी जो नोटबुक की लाइन भी सीधी है ना, तो हल्का सा थोड़ा सा स्लैंट लिखने की कोशिश करें और उसको थोड़ा सा एंगुलर लिखने की कोशिश करें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लिखते हैं, थोड़ा सा उसको एंगुलर बना दें, थोड़ा सा इंप्रेसिव, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर, फर्स्ट लेटर पे हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर बनाए, ताकि आप चाहते हैं ना कि आप कहीं भी एंटर करें अपनी पर्सनालिटी में, या आपकी आपकी जो आंसर शीट है वो भी जब एग्जामिनर चेक करे तो थोड़ा सा उसको देखते से ही, नेम देखते से थोड़ा सा इंप्रेशन लगे। ऐसा कोई एक सिग्नेचर टिप दो आप कि ऑफिस में प्रमोशन हो जाए, क्या आप सिग्नेचर में ये चेंज लेकर आओ, आपका प्रमोशन पक्का है? प्रमोशन पक्का है, मैं सबसे मेन यही है, क्लियरिटी अच्छे से हो, फुल नेम दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्योंकि आप काम करेंगे अगर वो रिकॉग्निशन नहीं लेगा तो आपको प्रमोशन कैसे होगा। तो नेम ऐसा लिखिए कि सिग्नेचर ऐसा लिखिए कि क्लियर विजिबल हो। दूसरी चीज उसमें डॉट ना हो, नेम के बाद में डॉट कभी नहीं लगाना है, डॉट लगा दिया तो कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो ऐसे ही और भी सिग्नेचर टिप्स एंड ट्रिक्स लेने के लिए आप विजय लक्ष्मी मैम को उनके नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। वेदर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हो, मेंटली चल रही हो, सोशली चल रही हो, आप शादी करने वाले हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, या कहीं कोई स्ट्रक है, मतलब कहीं आपको लग रहा है कि कहीं कृपा रुक गई है अगर आपकी, तो आप विजय लक्ष्मी मैम से कांटेक्ट करें। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, इस विद्या से, इस महाविद्या से पैसे कमाना चाहते हैं, या अपने घर की कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नए नए कोर्सेस आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि विजय लक्ष्मी मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये सिग्नेचर है, मेरा ये नंबर है, प्लीज मुझे गाइड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ और लेना। पॉडकास्ट में उनको देख के लगता है कि हमारे सिग्नेचर भी एनालिसिस कराने चाहिए, तो वो कमेंट में जरूर से अपने सिग्नेचर का पिक भेज सकते हैं। आप सिग्नेचर की अपनी फोटो खींच के और कमेंट सेक्शन में डाल देना, वेदर इट इज ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आपको उसका एनालिसिस जरूर दिया जाएगा। थैंक्स टू यू विजय लक्ष्मी मैम फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुना। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू।